बात करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। स्पेशली आजकल जब बात की जाती है तो बहुत से जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में आयोडीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी का शिकार होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप हमेशा जो है वो हम उसको गिलहड़ या ग्वाइटर से रिलेट कर रहे होते हैं, बल्कि आजकल ऐसी बहुत सी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही हैं जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिस्म में आयोडीन की जाती है जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है उस खास किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की नहायत कलील मिकदार जो है वो जिस्म में मौजूद होती है, लेकिन इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है, या फिर उर्दू में उनको वदूदे वर्किया कहा जाता है, ये हमारे गर्दन में जो है यहाँ पर जहाँ पे बटरफ्लाई बन रही है यहाँ पे तकरीबन जो है ये पाया जाता है। काम क्या है इसका? आयोडीन गदूद का जब ये काम है कि जब इसमें केमिकल प्रोडक्शंस होती हैं, बहुत से कीमिया मुरक्कबात ये बना रहा होता है, तो थायरॉक्सिन की फॉर्म में ये जिस्म में रिलीज़ कर रहा होता है अपनी सिक्रीशंस को, और इसको हम जब थायरॉक्सिन कहते हैं। तो टेस्ट की जब मैं बात करूँगी जो डॉक्टर हजरात हमें प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली हमारा TSH टेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आ रहे होते हैं जिनमें थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, या वो बहुत ज़्यादा थायराइड जो है वो ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन बना रहा है और उसको ये लग रहा है कि हमारे जिस्म को शायद अपनी इसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो है पेशेंट्स हाइपोथायराइड का शिकार हो रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके खून में ऑलरेडी जो है वो थायरॉक्सिन ज़्यादा है और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा है, और इसकी वजह से ये हाइपरथायराइडिज्म का भी शिकार हो सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपो का मतलब जैसा कि नाम से जाहिर है जिसमें कम रिलीज़ हो रहा है या कमी की बात की जाती है, और हाइपर का मतलब ज़्यादा या फिर ज़्यादती की बात की जाती है। सिम्टम्स की बात करते हैं। जब मैं सिम्टम्स की बात करते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म के जो लोग होते हैं अक्सर उनमें वेट का गेन होना, क्योंकि मेटाबॉलिक जो फंक्शन है हमारे जिस्म का वो प्रॉपर्ली इनकी कमी की वजह से नहीं हो पा रहा। हो ये रहा है कि हमारा ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा जिस्म उस एफिकेसी के साथ उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इट कैन बी अ रीज़न कि उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो ऑब्वियसली हमारे जिस्म की जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जब एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी कम होगी तो उसमें वेट गेन होना, और इसके साथ दूसरी और बहुत सी सिम्टम्स जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मेंटली जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होना, गुस्सा आ जाना, पल्पिटेशन का ज़्यादा होना, मूड स्विंग्स आना, ये तमाम एक कॉमन जो हैं वो सिम्टम्स या साइंस हैं जो कि हमें देखने को मिल रही होती हैं। इसके बरक्स जब मैं हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रही होती हूँ, क्योंकि इसमें हमारा हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स जो कि हाइपरथायराइडिज्म का शिकार होते हैं उनमें हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वज़न की कमी जो है वो देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा हॉर्नेस ऑफ वॉइस जो है वो भी कॉमन जो है वो एक सिम्टम है, जिसमें जो है वो आवाज़ बैठ जाती है, आंखें अक्सर औकात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में बाहर को आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सिम्टम्स हैं जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए। अक्सर जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है इस खास साइन और सिम्टम को, लेकिन जब हम मेडिकल हजरात की बात कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, या जब हम आजकल रिसेंट रिसर्चेस या साइंसेस की बात कर रहे होते हैं, तो जहन में रखें कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, और इसको टेस्ट वगैरह जो हैं इसके TSH के वो ज़रूर करवाने चाहिए ताकि पता चल सके कि ये इशू जो है वो कहाँ पर और किस तरीके से इसको जो है फिक्स किया जा सकता है। कुदरती ज़राए की बात करते हैं। अगेन इसका रीज़न बहुत सी वजूहत हो सकती है कि ये डेफिशिएंट क्यों हो गया। वो लोग जो कि समुद्र के नज़दीक रह रहे होते हैं, लोअर ग्राउंड्स में रहते हैं, वहाँ पर क्योंकि हमारी खुराक में पानी में आयोडीन की मुनासिब मकदार मौजूद होती है, तो उन लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती। इसके बरक्स वो लोग जो कि पहाड़ी मुकामात पर रहते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि आयोडीन की फराहमी खुराक में उस तरीके से नेचुरली नहीं होती, तो वहाँ पर जो है वो आयोडीन की कमी जो है वो देखने को मिलती है। और अगर पुराने वक्तों की बात करूँ और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ, तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिनके गले पे बहुत बड़ा जो ग्लैंड है वो नमूदार हो जाता है, जिसको गिलहड़ की बीमारी कहा जाता है या ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से जो है वो हो सकती है। हुकूमती सतह की बात करती हूँ या सप्लीमेंटेशन की बात करती हूँ, तो इजीली मार्केट से आपको आयोडाइज सॉल्ट की फॉर्म में नमक जो है वो अवेलेबल है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके कि ये आपकी डेली जो खाने हैं उसमें ये आयोडीन की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जितने भी फल और सब्जियां हैं, वो चीज़ें जो कि सॉइल या मिट्टी या ज़मीन से ग्रो करती हैं, याद रखिए कि उनमें मादी नमकियात जो हैं वो
ख़ासी मकदार में मौजूद होते हैं। फ़वाइद की बात दोबारा से करते हैं जी। ये आपके ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है या रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये थायरॉक्सिन बनाती है जो कि ऑक्सीडेशन के जो जिस्म में जितना भी हमारा अम्ल तकसीद या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसको सही तौर पर जो है वो काम करने में हेल्प करती है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी में कोई भी आप ये कह सकते हैं या कहीं पर भी केमिकल जो है रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो साथ में प्रोसेस करती है और उसकी वजह से कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, स्पेशली अगर छोटी उम्र से थायरॉक्सिन की कमी है, तो अक्सर उसमें देखा गया है कि बच्चों में जो नशोनुमा का प्रोसेस है वो रुक जाता है या ये कम हो जाता है। और फिर इस सिलसिले में ये है कि वो पेशेंट्स जिनको थायरॉक्सिन का या थायराइड ग्लैंड्स का कभी प्रॉब्लम या इशू शुरू हो जाए, अगर टाइमली आपको पता चल जाए, तो उसके लिए एक मुनासिब थायरॉक्सिन की डोज जो है वो डॉक्टर हजरात प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको लेना रेगुलेशन के साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्लैंड्स की बात की जाती है तो आप ये याद रखेंगे कि ग्लैंड जो है वो हमारे जिस्म की एक ऐसी मशीनरी है जिसने हमारे पूरी बॉडी का जो एक काम है उसको अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, और वो हमारे पूरे जिस्म के जितने निज़ाम हैं उनको रेगुलेट करने में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हार्मोन्स कौन रिलीज़ कर रहा है? बेसिकली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है। सो जब भी इनकी बात की जाए तो याद रखिए कि इनको जब आप इनकी डेफिशिएंसी हो जाए या इनकी एक्सेस हो जाए, दोनों सूरतों में जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आपने फॉर द लाइफ जो है वो आपने इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं, हम अपनी डोजेज को अपनी फूड के साथ जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम अच्छी खुराक इस्तेमाल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, तो उसको हम बैलेंस में ला सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन भी एक ऐसा जो है मिनरल एलिमेंट है जिसका अक्सर जिक्र जो है वो हमें पानी में या फिर टूथपेस्ट वगैरह में सुनने को मिलता है। जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये हमारे जिस्म में मुरक्कबात की सही शक्ल में पाया जाता है। फ्लोराइड कहा जाता है इसको नॉर्मली। जब हम मुरक्कबात की बात करते हैं तो फ्लोराइड की बात जब हम करेंगे तो फ्लोराइड के नाम से इसको याद करेंगे। नॉर्मली इंसानी जिस्म को इसकी बहुत ही कम मिकदार की रिक्वायरमेंट होती है। काम क्या है इसका? काम इसका ये है कि ये हमारे जिस्म में हमारे खून, हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के अलावा हमारे जो ग्लैंड्स हैं स्पेशली, उसमें भी गदूद वर्जिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी ये मौजूद होता है। कुदरती ज़राए सिंपली समुद्री पानी या सिंपल जो पीने का पानी है उसमें पाया जाता है, खुश्क दूध में पाया जाता है, मछली में काफ़ी अबंडेंटली फ्लोराइड जो है वो मौजूद होता है। ड्राई फ्रूट जब हम बात करते हैं, वो फ्रूट्स जो कि ड्राई करके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर पानी जो है वो डिफरेंट चट्टानों से गुजर के आ रहा है या फिर बहुत ही मट्टी से गुजर के आ रहा है, तो उसमें भी जो है फ्लोराइड या फ्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो बनिस्बतन जो है वो आम पानी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब हम बात करते हैं जिस्म को इसकी ज़रूरत की, तो ऑब्वियसली नॉर्मल हालात में जो है वो फ्लोराइड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जो तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र के हैं और जहाँ पर दूध के दांत गिरने का प्रोसेस होता है, उनको फ्लोराइड की काफ़ी मिकदार में जो है वो ज़रूरत होती है। और जब हम बात करते हैं 5-7 साल के बाद, तो उसके बाद जो है वो नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट बाय द एज थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फिर जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं या एल्डरली या जेरिएटेड ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें भी फिर फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी बाय द टाइम थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती हैं। फ़वाइद जो है मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ये दांतों को स्ट्रेंथ दे रहा होता है, दांतों को गिरने से बचाता है। इसके अलावा जो है डेफिशिएंसीज़ की मैंने आपसे भी बात की, तो रिक्वायरमेंट्स की बात की तो तकरीबन 60 साल की उम्र के बाद या 55 साल की उम्र के बाद जो है इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है। डिफरेंट रिसर्चेस बताती हैं कि वो बच्चे जो कि बचपन से ही फ्लोराइड की मुनासिब मकदार जो है वो कंज्यूम कर रहे थे, एल्डरली स्टेज में जाके दांतों के गिरने का जो एक प्रोसेस है वो उनमें थोड़ा सा तकरीबन 60% जो है वो कम देखा गया है। सो आप ये इससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दांतों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, इनकी चमक को या इनके इनामल को मेंटेन करने के लिए और इनको स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लोराइड का कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे साथ देखने को मिलता है। साथ साथ मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फ्लोराइड की काफ़ी मिकदार आपको मिल जाती है। चाय है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, पोटैटोज़ हैं, पनीर या चीज़ का नाम सुना जाता है,
ड्राई मिल्क है हमारे पास, ड्राई मीट हमारे पास आ जाता है, या फिर फ्रेश मीट या गोश्त आ जाता है, इन सब में जो है वो फ्लोराइड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फ्लोराइड की क्वांटिटी है वो बारिश के पानी में पाई जाती है, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो जब वो हवा में से गुजर के हम तक पहुँचता है तो रास्ते में बहुत सी अक्सर औकात जो है वो गुजरते गुजरते आ रहा होता है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें रिएक्ट कर रही होती हैं, साथ मिल रही होती हैं हवा में जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जितने भी हमारे पास बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो उसमें होती हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, तो उसके वजह से ये देखा जाता है कि बारिश का पानी जो है उसमें वो फ्लोराइड की मिकदार जो है पार्ट पर मिलियन बनस्पतन ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम बारिश के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हवा से गुजर कर आ रहा होता है, तो हवा में बहुत से टॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि इस पानी को गदला या गंदा या फिर आप ये कह सकते हैं मुज़र सेहत भी बना देते हैं। तो जब भी बारिश का पानी में बच्चे नहाएं या इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद फ्रेश पानी से या ताज़ा पानी से उसको शावर वगैरह ज़रूर लें, कुल्ली वगैरह करें, क्योंकि ये अगर मुंह में चला जाए तो इट कैन बी लाइक, या बच्चे पी लेते हैं कभी कभार बारिश में नहाते हुए, तो इट कैन बी डेंजरस। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है, और ये हमारी अक्सर सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये है कि बहुत ही कम इसके बारे में सुना या देखा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हमारे जिस्म के जिगर, गुर्दों, दिल और दिमाग में कॉपर की क्वांटिटीज़ काफ़ी मकदार में पाई जाती हैं। बात करते हैं 0.0000001% हमारे जिस्म में कॉपर मौजूद होता है। इसके ज़राए में बेहतरीन ज़राए जो हैं वो ऑर्गन मीट या कलेजी गुर्दे वगैरह, चॉकलेट्स और किशमिश वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा मशरूम एक एक्सपेंसिव सोर्स हैं, चीपर सोर्स भी हैं। अगर आपको अच्छी खुर्दनी जो हैं वो खुम्बियाँ या मशरूम्स मिल जाती हैं, क्योंकि मशरूम्स जो हैं वो एक कुदरती तौर पर भी ग्रो कर जाती हैं, तो अक्सर जो हैं वो टॉक्सिक भी होती हैं। सो जब उनको इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मार्केट से जो है वो ऑथेंटिक जगह से, जो लोग खुद फार्मिंग कर रहे हैं या फिर जो आपको पता है कि ये जो टाइप आप कंज्यूम करें ये आपकी सेहत के लिए ठीक है या टॉक्सिक नहीं है, उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा चॉकलेट में भी पाया जाता है, लेकिन डार्क चॉकलेट जो कि शुगर फ्री हो, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स बनस्पतन ज़्यादा हैं। कोको को भी आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गन मीट्स की मैंने आपसे बात की कि इसमें कॉपर पाई जाती है। गोश्त में, मछली में, आलू में भी कॉपर पाया जाता है। दूध में काफ़ी कम क्वांटिटी पाई जाती है। क्या फ़वाइद हैं कॉपर के? कॉपर क्यों ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए? सबसे पहली बात जो ये है कि कॉपर खून के बनने में मदद देता है। आप ये कह सकते हैं खून की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके साथ हड्डियाँ और पट्ठे जो हैं वो तवानाई हासिल करते हैं, और फैट्स के जब मेटाबॉलिज्म की बात की जाती है या अम्ल तहव्वुल की बात की जाती है, तो उसमें भी कॉपर का एक रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉपर की एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँ जो कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से है। कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ऑल्दो रिसेंट रिसर्चेस जो हैं वो इसको कार्सिनोजेनिक साबित नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा कॉपर का जो इस्तेमाल है वो आपके दिल के साथ साथ आपके जो स्पेशली जो आपके गुर्दे हैं और जो आपका जिगर है, क्योंकि ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी डिफरेंट जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। या आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो दवा या जो भी खुराक हम खा रहे हैं, अक्सर दवाइयों पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि जो वो हजरात जो कि गुर्दे और जिगर की बीमारियों का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल कॉन्शियसनेस के साथ करें, या उसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं उन्होंने मेटाबोलाइज होकर गुर्दे में से ही गुजरना है या एक्सक्रीट होना या इंटरेक्शन में आना है। तो जिगर और गुर्दे जो हैं ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें उसको अपने डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली या डेली डाइटरी जो हमारी ज़रूरत होती है WHO के अकॉर्डिंगली, बहुत से ऐसे टेबल या गोशवारे जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं जहाँ पर हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को अपनी पर डे कैलोरीज के हिसाब से जो है या अपनी जेंस और उम्र के लिहाज से जो है हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सब हम बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में, सोर्सेज के बारे में बात की, तमाम चीपर सोर्सेज से हमें ये सब चीज़ें मुयसर हैं। सो कोशिश करें कि अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस बनाकर इन तमाम सोर्सेज के साथ इस्तेमाल करें, ताकि हम भरपूर फ़ायदा जो है वो अपने खुराक का जो हम खा रहे हैं हम उससे ले सकें।